नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और मैथमेटिक्स फॉर ऑल सीरीज में आज परसेंटेज का दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने के कुछ रूल्स होते हैं और उस मैथमेटिक्स में इस बैच का नाम और इस कोर्स का नाम रखा गया है संकल्पना से सिद्धि तक। यानी आपको बेसिक कंसेप्ट बताने के साथ साथ आपकी स्पीड किस तरीके से, स्पीड जब होगी तो एक्यूरेसी कैसे आएगी, एक्यूरेसी के बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा और आप प्रैक्टिस और रिवीजन किस तरीके से करेंगे। अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं और धैर्यपूर्वक करते हैं तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और इसी सीक्वेंस पर और इसी सीरीज पर और इसी मोटो पर और इसी मनोकामना से तेजस आईएएस एकेडमी इस मुहिम को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि सबका एजुकेशन मतलब कहा जाता है कि मैथमेटिक्स फॉर ऑल मतलब वो क्लास 6 से लेकर, आप ध्यान देना, क्लास 6 से लेकर और क्लास 6 से 10 तक स्टूडेंट जो है उनके लिए भी ये मैथमेटिक्स यूज होगा। घर परिवार में जो भी होगा पेरेंट्स को भी ये सीखने, ताकि कल के डेट में वो रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं उसको भी आप प्रॉपरली, और खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो डिमांड है आज के मैथमेटिक्स का, जो डिमांड है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप फुलफिल कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम ने तेजस आईएएस एकेडमी ने यह सीरीज शुरू किया है और यह सीरीज शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य है उसमें सभी लोगों को जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, चाहे यूपीएससी का आप सीडीएस दे रहे हैं, सीपीएफ दे रहे हैं, ऑल स्टेट का सीसेट होगा, एसएससी या डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, रेलवे में आप अगर करते हैं ऑल टाइप का रिक्रूटमेंट, बैंक में क्लर्क, पीओ, ये जो होगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर या रीजनल रूरल बैंक या फिर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर यूपी ट्रिपल एससी के ग्रुप सी और ग्रुप बी की तैयारी करते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। सीजी व्यापम में भी आप कर सकते हैं, एमपी व्यापम की भी आप इस पे जो मैथ्स का रोल होता है वो पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। और अगर जितने भी ऑल इंडिया में जितने स्टेट हैं उनके एसआई, और अगर आपके पुलिस का रिक्रूटमेंट होता है उसमें मैथमेटिक्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें प्रॉपरली आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यूजीसी की तैयारी करते हैं तो पेपर 1 में जो मैथ्स आता है उसको भी आप फुलफिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर टीचर की तैयारी आप कर रहे हैं तो टीचर की तैयारी करने में आप जितनी चीजों को, मतलब सीईटी या स्टेट टीटी या सुपर टेट या आप अगर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या केवी, नवोदय विद्यालय, एकलव्य या ऑल स्टेट पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यह फायदा आपको करेगा। आज हम परसेंट के दूसरा क्लास पे चलते हैं और इस दूसरे क्लास में आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे हमारा जो, अगर कोई स्टूडेंट अगर ये देख रहा है तो वो पहला क्या होगा, पहला वो वीडियो नहीं देखेगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 3 सीरीज है, परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे तरीके से देखें और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें अपने तरीके से। और जो मैं मेथड्स बता रहा हूं, ध्यान देना, जब तक आपकी मौलिकता का डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, चाहे मैं कितने भी अच्छे तरीके से बता दूं और आपको, और मैंने ये कहा था आप लोगों से कि मैथ्स पढ़ने का कुछ अलग तरीका होता है, अलग तरीका में हम एक ऐसे मेथड्स को यूज करेंगे जो आपके आजीवन साथ में रहेगा और उस मेथड के साथ आप शॉर्ट ट्रिक्स को, वैदिक मैथमेटिक्स भी हम बताएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि परसेंटेज में आज जो हम लोग जा रहे हैं ये थोड़ा सा अगर पार्ट 1 देखा होगा उससे थोड़ा सा ये लेवल हाई होगा और पार्ट 3 में तो पूरी तरीके से लेवल हाई ही रहेगा। अब चलते हैं, यह क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की न जरूरत थी, वह कहा जाता है कि वो जरूरत थी पास होने के लिए कितना है 33% की, और 140 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में कुल कितने अंकों की थी।
आप मान लो कि पप्पू को पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 33% चाहिए। पप्पू को पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 33%, और वो पप्पू कितना पाया है, 140 नंबर पाया, और पता चला कि 40% क्या हो गया, 40 नंबर से फेल हो गया। एक्चुअल में अगर वह 80 नंबर वह पा जाता तो वह किसके बराबर हो जाता, 36% के बराबर हो जाता कि नहीं। तो पप्पू को पास होने के लिए क्या होना चाहिए, 180 मार्क्स चाहिए, और 180 मार्क्स इक्वल टू किसके बराबर है, ये ध्यान देना, ये 36% के बराबर। तो जब 36% के बराबर 180 है तो 100 के बराबर क्या होगा, तो 180 इंटू 100 बाई 36, और 36 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देख लें कि ये 5, यानी कि हमारा टोटल जो नंबर था, एग्जाम जो था, वो पेपर जो था, कितने मैक्सिमम मार्क्स का था, 500 मार्क्स का था। और 500 में अगर 180% पप्पू पा जाता तो क्या हो जाता, वह पास हो। एकदम ध्यान देना कि एकदम आपको बेसिक चीजों को समझना है कि ये कह रहा है कि एक किसी छात्र को 36% चाहिए। अब 36% ऑफ मार्क्स कितना पाता है, ध्यान देना, 140 नंबर, और 40 नंबर से फेल हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम ध्यान देना, इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। कोई छात्र किसी परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है। ध्यान देना, वह कितना अंक प्राप्त करता है, 20%, और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, ये पप्पू है, ए जो 20% अंक प्राप्त करता है और वह 10 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और एक बी नंबर है, बी स्टूडेंट है जो दूसरे छात्र को 42% यानी 42% अंक प्राप्त होते हैं, जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से एक अधिक है। ध्यान देना, वो 42% प्राप्त करता है और जितना मिनिमम उसका पास होने के लिए उससे एक नंबर क्या होता है, +1 नंबर क्या है, वो ज्यादा है। तो परीक्षा में कुल कितने अंकों की थी और उत्तीर्ण होने का प्रतिशत, इसमें ये कह रहा है, ध्यान देना, इसमें ये कह रहा है कि टोटल जो कितने, ध्यान से समझना, टोटल मार्क्स कितना था और न्यूनतम कितने % उसको पाना है। तो पहले क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लें तो कहने का मतलब ये हो जाएगा। अब आप ध्यान देना, अब इसका सीक्वेंस को समझना। ये कह क्या रहा है, अगर मान लेते हैं कि कुल अंक कितना है, मान लेते हैं कि x क्या है, कुल अंकों की संख्या कितनी है, हमारी x है, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना है, x है। और a कह रहा है, a जो है वो कितना पाया है, वो a कितना पाया है, तो a का ये 20% और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी इसमें 10% अगर 10% कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह मिनिमम कट ऑफ पार कर जाएगा। और यही इक्वल टू बी के सेंस में क्या है कि वह क्या करता है, x का क्या करता है, 42% प्राप्त करता है। ये ध्यान देना, 42% प्राप्त करता है और एक नंबर अधिक है, तो यह हम एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। यह इक्वेशन आपका मिल गया। और यही इक्वेशन जो होगा ये न्यूनतम पूर्णांक को शो कर रहा है, यानी न्यूनतम मार्क्स को डिफाइन कर रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये भी कर सकते हैं, अब ध्यान देना कि ये 20x% + 10 इक्वल टू ये 42x, ये 42x% और -1 ये है। अब इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको अगर इधर लेके जाते हैं, इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 22x% इक्वल टू 11 होगा। अब उसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि x%, यानी हम ये लिख सकते हैं 22/100 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 100/22। तो यह क्या हो जाएगा, ध्यान देना कि यह नंबर जो होगा वह कितना हो जाएगा, वह 50 हो जाएगा। यानी x जो होगा, टोटल मार्क्स कितना पाया है, टोटल मार्क्स जो है वो ध्यान देना
वह टोटल मार्क्स जो है एग्जाम का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जो है वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितना परसेंट चाहिए? न्यूनतम क्या आप कोई भी निकाल सकते हो। न्यूनतम के लिए अगर ये आपको कहा जाए, आप ध्यान देना, न्यूनतम के लिए क्या कहा जा सकता है? अब हमको मिल गया कि वो 50, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है, 50 का है, तो वो पहला क्या है, 20% प्राप्त करता है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20%, यानी 50 का अगर 20% आप निकालते हैं तो वह 10 नंबर होगा, और 10 और प्लस क्या हो जाएगा 10, क्योंकि वह 10 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, तो वह 20, न्यूनतम मार्क्स कितना होगा, 20 नंबर होगा। क्लियर है? यह न्यूनतम जो 20 नंबर का होगा वही न्यूनतम होगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस तरीके से न्यूनतम, तो हमारा पहला कितना हो गया, कुल कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स का था। न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, 20% चाहिए था, और 20 जो होगा 50 का कितना परसेंट होगा, 20 50 का कितना परसेंट होगा, तो 20 इंटू कितना 100 बाई 50, तो यह क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5 गुना का 10 यानी 40% होगा। तो न्यूनतम पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए था, 40% चाहिए था, और मार्क्स टोटल कितना आ गया, ये इस तरह। अब ये ध्यान देना कि ये तो ट्रेडिशनली आपको समझना, जैसा क्वेश्चंस कहा वैसे हमने किया और उसके अकॉर्डिंग अगर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो, अगर ये ए और बी को अगर मैं बात करूं कि यह दोनों के अंतर में, अगर दोनों के अंतर अगर देखा जाए तो 42% माइनस 20%, यही जो है ये 10% हो जा रहा है, वो एक नंबर है, यानी 10 प्लस 1, तो यह क्या हो जाएगा, ये 22% इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, तो 22% इक्वल टू 11, तो ये 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 22% अगर 11 के बराबर है तो 50% कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये जो ये 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 50, और 50 में अगर न्यूनतम मार्क्स हो जाएगा तो यह कितना पाएगा, 20 यानी 10, यानी 10 प्लस 10 जो होगा वो 20 मार्क्स होगा। ये जो होगा न्यूनतम, यानी ये जो पासिंग मार्क्स होगा, यह जो होगा ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स कितना, यानी 20 नंबर होगा, और पूरे 20 जो होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 40%। इस तरीके से दूसरे मेथड से आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए थे उस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 144। अब मान लो कि एक हो गया, इसमें आप देखोगे कि P1 और P2 दो, P1 और P2 दो कैंडिडेट है, और दो कैंडिडेट, आप ध्यान देना क्वेश्चंस को देख के ही, आप पेन पेंसिल को यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एक उम्मीदवार 62% वोट प्राप्त करता है, ध्यान देना 62%, अगर P 62% प्राप्त करता है तो यह P2 कितना करेगा, 100 में से घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, 38% होगा कि नहीं होगा। बस अर्थ ये होगी कि 100% वहां जो क्वेश्चन दिया गया उम्मीदवार में 2 उम्मीदवार थे जिनसे 68% प्राप्त, दूसरे उम्मीदवार ने 140 वोट से प्राप्त के कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, तो पहला अगर 62 होगा, जितना भी वोट मिला है वो 100% काउंट होगा, तो ये 62 हो गया और ये 38, और इसी के बीच का अंतर कितना हो गया 144, और इसी के बीच के अंतर 144 हो गया, तो आप अब देख सकते हो कि यह कितना हो जाएगा, ये 24% होगा। 24% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24% इक्वल टू 144, तो ये जो हो जाएगा 24% इक्वल टू 144, तो 100% तो क्या होगा 144 इंटू 100 बाई 24, और ये हो जाएगा 6, यानी हमारा टोटल जो वोटिंग हुई थी कितना हुआ था, 600 हुआ था, यानी कि 600। अब 600 का 62% आप निकाल लोगे तो P1 को प्राप्त हुआ था, और P2 को कितना मिला था, उसका 38% या 62%, तो 662 का अगर आप निकालोगे तो ये आप ध्यान देना
ये 600 का, ये 600 इंटू 62/100, तो ये हो जाएगा, आप देखो 6 दूना के बारे 36 और 1 37, यानी 372 वोट किसने पाया था, P1 ने प्राप्त किया था। और वो जो 38% होगा, तो उसमें 600 में से आप घटा दो, तो वो क्या हो जाएगा, 228 जो होगा, वो आप देखोगे कि 228 जो पाएगा वो कौन। तो आपसे दो चीजें पूछा जा सकता है कि वो टोटल कैंडिडेट और जीतने वाले को कितना मिला और हारने वाले को कितना मिला, तो इस तरीके से आप चीजों को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को देख के ही आप सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब इसी में थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए हैं वह 5250 वोट से जीत गया, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए थे। ध्यान देना, आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया है, हारने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार, तो पहले तो हम बात करते हैं कि मान लो कि एक A1 है और दूसरा A2 है। जिस उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए हैं, वो 60% वोट जो प्राप्त हुए हैं वो कितने से जीत गया, 5250 वोट से जीत गया। तो इसको कितना मिला है, 20%, सॉरी 40%। इसको अगर A को 60, ये जीतने वाले उम्मीदवार है जो 5250 वोट से जीत गया, तो A2 को कितना मिल गया, ये 40 हो गया। और इसी के बीच का अंतर कितना हो गया, ये 5250 हो गया। तो यानी 20% इक्वल टू क्या हो गया, 5250 हो गया। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5250 बाई ये देखो 100 और बाई 20। ये इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यह क्या हो जाएगा, यह जो आप देख सकते हो कि यह या इसमें 5250 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, 5250 इंटू 5 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी 26,250 वोट जो होगा वो क्या होगा, ध्यान देना 2650 वोट जो होगा वो टोटल, ध्यान देना टोटल वो होगा, टोटल जो वोटिंग हुई है वो 26,250 हो। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। तो यहां से हारने वाले उम्मीदवार को आप इसका 40% आप निकाल दोगे, जो वैल्यू आएगा वो हमको डिफाइंड हो जाएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, दूसरी यानी 40% मिला है, तो अभी आप देखोगे कि अगर 20% क्या मिला है, 20% किसके बराबर है, 5250, और हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है, 40। तो इसी का 2 गुना कर देंगे तो 40% कितना होगा, 5250 इंटू 2, यानी यह कितना हो जाएगा, ये 500 और 10, यानी 10,500 जो होगा वो हारने वाला उम्मीदवार। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 40% है तो आप यहीं से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप कि हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार को इस तरीके से डिफाइन आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख लें, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में और 30% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाते हैं। और किसमें किसमें, गणित में 40% और 30% किसमें हो जा रहे हैं, विज्ञान में। यदि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हुए तो कितने प्रतिशत छात्र, ध्यान देना पूछ रहा है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये 40%, ये ध्यान देना, ये 40% मैथ्स है और क्या हो रहा है, ये 30% जो है, ये 30% जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ये साइंस है, ये साइंस है, ये साइंस। अब उसमें कह रहा है कि 10% जो हो रहा है वो दोनों में फेल हो जा रहा है, दोनों में फेल हो गए। तो कितने ऐसे छात्र, कितने ऐसे प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि
पास होने वाले कैंडिडेट, क्योंकि दो ही परीक्षा है, मैथ और साइंस ही है, तो उसके आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप अब इस तरीके से देख लो कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10% इधर है, तो 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। ये फेल होने का डायग्राम मैं बना रहा हूं। तो पास होने के लिए कितना है, ये 30% ये मैथ्स होगा, यानी मैथ्स होगा, और 30 ये जो, और यहाँ 30% साइंस में फेल होते हैं, यानी यहाँ 20% क्या होंगे। तो इस तरीके से यह साइंस का आप कॉलम बना लिए। तो साइंस वाला देख लिए 30 और मैथ्स वाला 40। तो इस तरीके से आप टोटल फेल होने वाले क्या हो गए, 60% जो कैंडिडेट हो गए वो फेल हो गए हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट, ध्यान देना, कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 40% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि दोनों विषयों में पास हुए होंगे। क्लियर। ये 60% आप जो देख रहे हो ये फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, 100 माइनस 60, यानी 40% जो होगा वो पास। तो हम वेन डायग्राम से बड़े इजी वे में कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये 2 आए 3 आए, तो किस तरीके से कर। वैसे अगर मैथमेटिकल, अगर आपने अगर सेट थ्योरी पढ़ा होगा, अगर सेट थ्योरी पढ़ा होगा, तो उसमें A यूनियन B, ये A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसका मतलब NA के जगह पे कितना है, 40 प्लस 30 और माइनस जो कॉमन है 30, तो यह क्या हो जाएगा 60, यानी 60% फेल हो गए। तो पास होने वाले कैंडिडेट कितने होंगे, 60 इक्वल टू ये 40% जो होंगे वो पास हो जाएंगे दोनों विषयों में। क्लियर, समझ में आया। आगे चलें, चलिए। किसी परीक्षा में 42% जो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है उसी बेस पे है। ये 42% जो क्या हो रहे हैं, 42% हिंदी में फेल हो जाते हैं, 48% गणित विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान देना, 48% जो हुए हैं ये पास हुए हैं, और 17% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 17% जो है वो दोनों विषयों में, मतलब हिंदी प्लस मैथ्स में फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ध्यान देना कि जब भी मैथ्स के क्वेश्चंस किया जाता है, दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो इक्वलाइज किया जाता है। इक्वलाइज का मतलब अगर पास है तो पास वाले, फेल है तो फेल वाले, कंडीशंस में हम लोग डिफाइन करते हैं। तब इसमें आप देखेंगे कि 48% पास होते हैं और 42% जो ये मैथ्स में पास होते हैं, ये मैथ्स में पास होते हैं। 48% विषय में क्या होता है, उत्तीर्ण, और 42% क्या होते हैं, ये जो है हिंदी में क्या होते हैं, फेल होते हैं। ये हिंदी में ही फेल होते हैं। क्लियर है। और 70% ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ्स दोनों में फेल होते हैं। क्लियर, समझ में आया। तब आपको ध्यान देना होगा कि रियल में मैथ्स में फेल होने वाले कितने कैंडिडेट होंगे। तो मैथ्स में पहले आप निकालेंगे कितना, 48, यानी 52%, यानी 48% अगर पास होते हैं तो फेल कितने हुए, 52। तो अब एक डायग्राम बना ले, तो यह क्या हो गया आएगा, ये एक मैथ्स हो गया, ये हिंदी हो गया, ये आप ध्यान देना, ये हिंदी हो गया और ये हो गया मैथ्स। ठीक है, ये मैथ्स हो गया। मैथ्स में कितने फेल हुए हैं, तो ध्यान देना 17% दोनों में फेल हो जाते हैं। यहां से आप निकाल लो 17% क्या हो रहा है, दोनों में फेल हो रहे हैं। और 52% का मतलब ये मैथ्स में फेल हो रहे हैं। तो मैथ्स में फेल हो रहे हैं तो 52 माइनस 17 कितना हो जाएगा, ये 35% क्या होगा, वो मैथ्स में फेल हो रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं, 42% क्या हो गए हैं, हिंदी में फेल हुए हैं। तो 42 में से 70 अगर घटाते हैं 17, तो ये क्या हो जाएगा 25% क्या हो गए हिंदी में फेल। अब इसको तीनों को जोड़ दो, तो 25 और 35 कितना होगा 60, और 60 और 17 यानी 77% जो हो गए वो क्या हो गए, ये फेल वाले कैंडिडेट हैं। तो पास होने वाले कैंडिडेट कितने होंगे, ये पास होने वाले कैंडिडेट कितने होंगे, 100 माइनस 77, और यह 77 जो क्या होगा
यह 77 जो होगा, यानी कि 23% ऐसे कैंडिडेट हुए जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो हमको से पूछा क्या गया है, पास होने वाले कैंडिडेट कितने होंगे, यानी 23% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि पास हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा? तो बहुत ध्यान देना कि अगर पास फेल है तो पहले इक्वलाइज करो, या तो पास होने या तो सबका पास ही निकाल लो, इसका पास है नहीं, यानी 42%, मतलब कि क्या हो गया, 42% का मतलब ये आप उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो फेल होंगे तो थोड़ा इजी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आप किससे आप मेथड्स पे सॉल्व कर सकते हैं, सेट थ्योरी पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि क्वेश्चंस क्या है और क्वेश्चंस का लेवल क्या है। कह रहा है सेव का मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 40 रुपया प्रति किलोग्राम पर मुझे सेव की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि सेव पर मेरा खर्च वही रहे। सपोज दैट आप एक स्टूडेंट हो, आपको घर से पर डे 100 रुपया मिलता हो। क्या मिल रहा है, 100 रुपया मिलता हो, और आपको बाइक आपके पास है, और घर से आप मान लो कि कोचिंग क्लास से जाते हो या ट्यूशन क्लास से जाते हो या पढ़ाई करने कॉलेज जाते हो, तो मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है और पर डे आपको 100 रुपया क्या हो रहा है कि घर से मिलता है, और 10 किलोमीटर जाना है, और पता चलता है कि आप ध्यान देना कि आपको क्या हो रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर जो पेट्रोल है पर डे आपका कंजम्पशन होता है, और 1 लीटर पेट्रोल का दाम अगर मान लेते हैं कि 80 रुपीज है, 80 रुपीज है, तो ध्यान देना 80 रुपीज है, तो आप क्या करते हो, 20 रुपया पर डे आपका बच जाता है, तो आप चाय नाश्ता कर लोगे। अब यहां से आप ध्यान देना कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। हमारा 100 रुपया पर डे ये कह रहा है ना कि जिससे सेव तो मेरा खर्च वही रहे, हमारा एक्स्ट्रा पैसा ना मिले, जो आपके पॉकेट मनी 100 रुपया है वो पर डे आपको 100 रुपया ही मिलेगी। पेट्रोल का दाम बढ़ के क्या हो गया, 90 रुपया हो गया। अब 90 रुपया हो जाएगा तो क्या करेंगे, 2 ही काम कर सकते हैं। जो 20 रुपया पहले बचा रहे थे अब 10 रुपया बचाएंगे। अब क्या कर सकते हैं कि अब 90 रुपया का 1 लीटर तेल लेंगे, लेकिन आपको बचाना भी 20 रुपया है, तो क्या करेंगे, वो कंजप्शन जो 1 लीटर होता था उसको आप क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ध्यान देना किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस है कि उसकी खपत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और किसी चीज की खपत अगर प्राइस घटता है तो उसकी खपत बढ़ जाती है। अब हमारा मैथमेटिक्स में अगर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कैसे, ये कह रहा है कि सेव का मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़ के कितना हो गया, 40 किलोग्राम से हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत क्या होगा, कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो यह कमी की अगर सपोज दैट मान लो कि इस तरीके से अगर मैं कहूं, इस तरीके से करूं कि किसी वस्तु का मूल्य यानी किसी भी वस्तु का मूल्य ए रुपया है, क्या है, किसी वस्तु का मूल्य ए रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर बी रुपया किलोग्राम प्रति किलोग्राम के दर से हो गया, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, वह परसेंटेज क्या होगा, तो बी माइनस ए इंटू 100 बाई बी, ये क्या हो जाएगा, बाई बी। अब इस फॉर्मूले पे आप कर सकते हैं, बी क्या है, 40 माइनस 30 बाई 40, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 100 बाई 40। अब ये क्या हो जाएगा, यानी 25% जो होगा वो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही अगर पूछा जाए, ये अगर आपसे यहां क्वेश्चन, अगर एक सेव, यदि सेव का मूल्य, ध्यान देना यहां ये सेव का मूल्य अगर यहां मैं कहूं कि 30 रुपया 40 रुपया था, अब वह घटकर क्या हो गया है, घटकर क्या हो गया, 30 रुपया हो गया है, तो क्या हो गया, यह खपत में कितने प्रतिशत की
अधिक होगी, यानी कंजम्पशन कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां ए और बी के फॉर्म में अगर हुआ है तो आप अब क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, ये ध्यान देना, ए माइनस बी इंटू 100 बाई किस पे आप लेंगे, अगर कम हो रहा तो बाई बी, क्योंकि हमारा बी पर ही तो कंडीशन है। तो यह 10 इंटू 100 और बाई 30, और ये 30 का मतलब हो जाएगा 33, 1/3% हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों ही फार्मूले के लिए ए बी माइनस ए इंटू 100 बाई बी। अब आप थोड़ा सा इस तरीके, अगर बाई चांस ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, पहले वो कितना था, 30 रुपया था, अब वो बढ़ के कितना हो, तो बढ़ा कितना, 10 रुपया। क्लियर है, 10 ही रुपया तो बढ़ा है, और पूछ रहा है, अब हमेशा जो होता है, जो लास्ट प्राइस देखा जाता है बढ़े हुए मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 10 पे कितना होगा ये, तो 40 पे कितना, तो ये जो हो जाएगा आपका 25%। अब वही घट के ये 25%, ये अगर बढ़ रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, घटेगा। अगर ये सेव का मूल्य अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, और अगर सेव का मूल्य घटेगा तो कंजम्पशन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि 30 पहले था और घट के क्या हो गया, 20 हो गया, तो 10 इंटू 100 बाई 20, और ये क्या हो जाएगा, यह 50% क्या हो जाएगा कि यह कंजप्शन हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यही सेव का मूल्य 40 रुपया से घटकर क्या हो गया है, 30 रुपया हो गया है। तो अब आपका परसेंटेज क्या होगा, वृद्धि में, तो वही क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा a माइनस बी इंटू 100 बाई बी, और a माइनस क्या है, a 40%, यानी 40 माइनस 30 और इंटू 100 बाई 30। तो इस तरीके से 10 इंटू 100 बाई 30, और ये जो होगा 33, 1/3% हमारा कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता 450 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान देना कि चीनी का इनिशियल प्राइस, यानी आपसे कह रहा है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा, ये कह रहा है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा, और इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या हो सकता है, अगर मैं इस तरह के क्वेश्चंस बोलूं कि अगर चीनी के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, X% की वृद्धि या कमी हो जाए, ये क्या हो जाए, X% की वृद्धि या कमी हो जाए, क्या हो जाए, X% की वृद्धि या कमी हो जाए। क्लियर है। कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति, जो एक व्यक्ति A है जो Y किलोग्राम, ध्यान देना, कोई व्यक्ति Y रुपये में, ये Y रुपये में A क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम वस्तु, ये 1 किलोग्राम क्या रहा है, वस्तु कम या अधिक खरीदता है, तो वस्तु का घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा XY, ध्यान से समझना, XY बाई 100 प्लस A। ये घटा और बढ़ा हुआ मूल्य किसका, ये जो चीनी का घटा हुआ मूल्य, यानी यह मूल्य जो होगा वो रिड्यूस प्राइस्ड, अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, कम होगा, तो घटा हुआ, और अगर बढ़ा हुआ तो बढ़ा हुआ मूल्य, तो ये जो उसका मूल्य होगा ये होगा। अब ये कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। अब उसका इनिशियल प्राइस मतलब ये होगा कि प्रारंभिक ये मूल्य क्या होगा, ये प्रारंभिक मूल्य जो होगा
वो अब क्या कर सकते हैं, तो प्रारंभिक मूल्य के लिए आप ये काम कर सकते हो, एक्स वाई बाई, ध्यान से समझना, एक्स वाई बाई 100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू ए। अब इस फार्मूले से आप कर सकते हैं, अब इसको ट्रेडिशनली भी मैं बताऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो कि एक्स वाई, अब आपसे जो जो चीजें पूछा गया है, अब आप देख सकते हो, मैं अब एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये अगर किसी ऑब्जेक्ट की मूल्य में अगर x% की वृद्धि की जाए या कमी की जाती है और कोई व्यक्ति y रुपये में 1 किलोग्राम अधिक या कम उस ऑब्जेक्ट को खरीदता है, तो जो मूल्य होगा x और y, एक्स वाई बाई 100 प्लस ए होगा, और ये 100 प्लस ए जो होगा वो ये 100 इंटू ए, ये 100 इंटू ए होगा, और ये मूल्य होगा, और प्रारंभिक मूल्य जो होगा वो एक्स वाई 100 प्लस माइनस एक्स और ब्रैकेट इन ए होगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से आप देखें, तो हमारा चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, अब आप देने चीनी का घटा हुआ मूल्य जो होगा, ये घटा हुआ मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला कहता है एक्स और वाई, एक्स क्या है, x% की कमी या वृद्धि, कितने रुपए में और y रुपए में, तो 10 इंटू 450 बाई, ये कह रहा है कितना, 5 किलोग्राम अधिक वो क्या करता है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो यह क्या हो जाएगा 10 इंटू 450 बाई 500, तो यह क्या हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा कितना, वो कितना किलोग्राम खरीदेगा चीनी, 9 किलोग्राम। अब आप ध्यान देना कि अब उसका रिड्यूस प्राइस क्या होगा, रिड्यूस प्राइस का मतलब ये हो जाएगा, ध्यान देना कि उसका रिड्यूस प्राइस की अगर हम बात कर लें तो वो हो जाएगा एक्स वाई यानी 10 इंटू 450 बाई 100 माइनस, ये कम हो रहा है तो -10, क्या हो रहा है 10% कम हो रहा है, इंटू ए क्या हो रहा है, ये ए मतलब 5, तो इस तरीके से ये 10 इंटू 450 और बाई 90 बाई 5 इंटू 5, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप देखेंगे ये 2 टाइम्स जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5, यानी इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल प्राइस कितनी हो गई 10 रुपए। अब आप ध्यान दें, अब हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 10 रुपया, अब मान लीजिए कि चीनी की मूल्य के अगर मान लो 10 रुपया उसकी प्रारंभिक मूल्य है, तो 10% घटाया जाता है तो कितना होगा, 10% अगर घटाता है तो अगर इनिशियल प्राइस 10 रुपया है और 10% घटाया जाएगा तो 9 रुपया होगा, तो अगर मान लो कि 10 रुपया में और 450 रुपया में वो 5 किलोग्राम अधिक चीनी लेता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि चीनी का जब घटा हुआ मूल्य अगर है, रिड्यूस प्राइस जो लिखा है, रिड्यूस प्राइस जो होगा वो क्या होगा एक्स वाई बाई ये 100 और इंटू ए क्या है वो किलोग्राम जितना अधिक। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर ध्यान देना कि एक व्यक्ति जो है, ध्यान देना कि यह व्यक्ति चीनी के मूल्य में यह 10% क्या कर दिया जाता है, वृद्धि किया जाता है, ध्यान देना वो 10% क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। और दूसरा ये होता है कि 550 रुपये में वह 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो अब हमें बताना है कि रिड्यूस प्राइस क्या होगा और इनिशियल प्राइस क्या होगा। अब आप ध्यान दें, तो रिड्यूस प्राइस अगर हम लोग केवल अगर प्राइस निकालते हैं तो एक्स वाई बाई, ध्यान देना एक्स वाई बाई 100 इंटू ए, एक्स वाई कितना है 10% की वृद्धि 550 और बाई ये हम क्या कर लेंगे ये 100 इंटू 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 11, यानी उसका मूल्य क्या हो जाएगा 11 रुपया होगा। अब उसकी इनिशियल प्राइस क्या होगी, तो
एक्स वाई बाई 100, अब ध्यान देना कि यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा +10 और इंटू 5, तो यह क्या हो जाएगा 550 इंटू 10 बाई 110 इंटू 5, तो यह क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी यह 10। क्लियर, समझ में आया? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम इस मेथड्स का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर देता है ताकि चीनी के खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य में कमी पहले चीनी की खपत क्या हो रही थी 30 किलोग्राम थी, पहले खपत चीनी की खपत कितनी थी 30 किलोग्राम थी। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि या कमी कर दिया जाता है, ठीक है, X% की क्या किया जा रहा है वृद्धि या कमी होने के कारण किसी व्यक्ति के उसके खपत में जो वृद्धि होती है या कमी होती है, मान लो कि यहाँ कमी करते हैं तो यह क्या होगा, यह केवल ये कमी कर रहा है। तो यदि पहले की चीनी की खपत 30 किलोग्राम थी तो मान लो कि मैं अगर इस तरीके से कहूं कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में अगर X% की वृद्धि हो जाने के कारण किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी खपत में इस प्रकार कमी या वृद्धि की जाती है कि खर्च में मात्र Y% की क्या होती है वृद्धि या कमी होती है। यदि मूल्य में कमी से पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम अगर हो, 1 किलोग्राम हो तो उस वस्तु की खपत, अब वस्तु की खपत क्या होगी, तो क्या कह रहा है कि इतनी वृद्धि कर दी जाती है ताकि चीनी के खर्च में केवल 15% की कमी है। यदि मूल्य में कमी पहले तो हमें क्या करना है कि चीनी के मूल्य में तो हमें रिड्यूस प्राइस, बिफोर द रिड्यूस प्राइस, ये आपको फाइंड आउट करना है कि अब वो उतने ही पैसे में कितना क्या होगा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी खरीदने के लिए आपको ध्यान देना, इस फार्मूले से आप कर सकते हो, आप ध्यान देना कि A ब्रैकेट इन 100, अब उसके बाद प्लस माइनस वाई बाई, अब आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा, अब होगा चीनी की खपत, ये जो हो जाएगी कि ये हो जाएगी कि चीनी की खपत या जिस चीज की आप खपत के, अब ए क्या है 1 किलोग्राम पहले तो 30 किलोग्राम अब खपत हो रही है 100, और यहाँ क्या हो रही है 15% की कमी हो रही है, तो -15, माइनस क्या हो जाएगा ये 15, और उधर भी कमी हो रही है तो 100 माइनस 25, तो यह क्या हो जाएगा, यह 30 इंटू 85 और बाई यह क्या हो जाएगा यहां से 75 आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां 75 आप कर सकते हो, तो आप देखोगे यहां 10 और ये हो जाएगा 25 यहाँ 75, ये और ये 10, क्लियर है। या हम बात कर लें 5 दूना का 10 और 25 और 17 25 50, ये जो हो जाएगा 34 kg। अब जो रिड्यूस, अब यहां एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। अब आप ध्यान देना कि अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा, आपने फॉर्मूला देखा कि A 100 प्लस माइनस क्या था Y बाई 100 प्लस माइनस X, ये जो होगी चीनी में खपत या किसी भी ऑब्जेक्ट में कंजम्पशन, अगर हम बात करें, यह जो अगर हम बात कर लें कंजम्पशन ऑफ गुड्स की, आप हम क्या करें कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स की अगर बात करते हैं तो ए क्या है, ये जो होगा पहले जो खपत थी वो, और वाई क्या है, वाई क्या है जो केवल 15% की कमी हो रही, और एक्स क्या है ये चीजें। तो इस फार्मूले से हमने क्या किया, डिफाइन कर लिया। अब अगर यहीं से कह दिया कि चीनी के मूल्य में 25% अधिक कर दिया जाए, ये क्या हो जाएगा 25% अधिक कर दिया जाए ताकि चीनी के खर्च में केवल, ध्यान देना
कि 10% कमी होती है और चीनी पहले की अपेक्षा खपत क्या हो रही है, 40 किलोग्राम हो रही, तब आप क्या करेंगे, तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 बाई क्या हो जाएगा 100, और ये प्लस माइनस यहां क्या हो रहा है, यहां जो हो रहा है 25% की कमी नहीं वृद्धि हो रही है, प्लस 25, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 90 और बाई 125। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा कंजम्पशन होगा, तो इस आधार पर हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए और बी की अपेक्षा 10%। अब तो पहले एक काम कर लो कि ए बी सी डी, ये आप देख सकते हो, ये जो क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखो जिस तरीके से ये क्वेश्चंस कर रहा है उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। ए बी की अपेक्षा 10% कम अंक पाता है, ठीक है, और बी सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तो पहले क्या मान लेते हैं, अगर मान लो कि डी को x मिला है तो डी की अपेक्षा सी को क्या होगा 20% कम मिला है, तो 20% कम मिला होने का मतलब क्या हो गया कि x और 20/100, तो यह क्या हो जाएगा, यह 5 यानी 4x/5, तो ये क्या हो जाएगा 4x/5। अब क्या हो रहा है, इसको हमेशा उल्टे के डायरेक्शंस में चलते हैं। सी डी की अपेक्षा को इतना 20% कम मिला है, क्लियर है। अब बी को सी की अपेक्षा अधिक है, बी को सी की अपेक्षा, तो मतलब इसका 4x/5 का कितना है कि सी की 25%, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस 4x इंटू 25/100 यानी 1/4, और ये हो गया इस तरीके से 4x, और ये हो जाएगा आप इस तरीके से ए बी सी डी। यहां हमने x लिया था 4x/5 और b का कितना होगा, ये 25% ज्यादा ले रहा है, तो इसका 25% जोड़ेंगे तो कितना होगा 25% का मतलब ये हो जाएगा कि 4x प्लस 4x इंटू 25/100, तो ये 25 और ये हो गया 20, 25 और ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना कि 4x/5 और प्लस ये हो जाएगा x, यह x यानी यह हो जाएगा 9x/5, तो हमें b का कितना हो गया 9x/5। अब ये कह रहा है a b की अपेक्षा 10% कम, तो a को कितना मिलता है 9x/5 माइनस ये 9x/5 इंटू 10/100, तो यह जो कट गया और यह जो कट गया, और इस तरीके से 9x/5 माइनस 9 क्या हो जाएगा 50, तो ये अगर डिफाइन करेंगे 9x का तो ये 10 टाइम्स है, तो ये 81x/50 होगा, तो हमारा क्या हो गया 81x/50। अब आप ध्यान देना कि ये हमने इस तरह अब करें, यदि a को 500 में से, ध्यान देना a 500 में से 270 अंक मिलते हैं तो d को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। अगर ध्यान देना तो यही कितने हैं कि 500 में यही इतना वो मार्क्स पाया है 270 मार्क्स,
और 270 मार्क्स जो होगा वो इस तरीके से 270, यानी कि 81x इक्वल टू ये 270 और इंटू क्या हो जाएगा 50x इक्वल टू 270 इंटू 50 और बाई 81, तो ये 9 27 और ये हो गया 9, ये 30 और 9 9 जा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, यानी x जो है वो 500 बाई 3, ये इसके x के बराबर हो गया। तो अब वो कह रहा है कि कितना वो पाएगा, तो अगर हम बात कर लें d की बात कर लें, तो d की बात अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका d का 60%, ये जो इसका निकाल लेंगे 200, अगर हम बात कर लें सबका, अगर हम बात कर लेते हैं तो उसी के आधार पर यह क्लासिफिकेशंस कर लेंगे, या इसको हम लोग, और ये क्या हो जाएगा, ये अगर इतना आ रहा है तो फिर अब डी का मार्क्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी का वैल्यू कितनी आ जाएगा 60% आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा मेथड अगर हम बात करें कि अगर मान लो कि अगर ये हो गया ए बी सी और डी, इसको अगर 100 मान लेते हैं, क्लियर है, थोड़ा सा ये इजी रहेगा, ये 100 मान लेते हैं तो 20% उसको कम मिला है सी से डी की, तो इसको 80 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कितना कि बी को सी की अपेक्षा क्या होगा 25% ज्यादा हुआ है, तो 25% ज्यादा अगर मिला है तो इसका 80 का 125 बाई 100, तो ये हो जाएगा 20 चौका 100 20 25, तो ये 25, ये हो जाएगा 100। उसके बाद कह रहा है कि इसको 90 नंबर मिलता है, ये है। आप इस तरीके, उसमें एक से मानेंगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। तो आप अगर देख लो कि अगर डी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि डी को अगर 100 मान ले हैं तो वो 20% कम है, यानी सी को, और ये 25% ज्यादा मिल रहा है तो इसको भी 100, और बी से ए को कितना 10% कम मिलना है, ये इस तरीके से। अब ये कह रहा है यदि ए को क्या हो रहा है कि 500 में से 270 अंक मिलता है, तो 500 में से 270 अंक मिलता है, तो इसका मतलब कि 270 और इंटू 100 और बाई क्या होता है, बाई 100 बाई 500, तो ये क्या हो जाएगा, यह उसका कितना परसेंट हो जाएगा। तो ध्यान देना कि यह 25 और ये हो जाएगा 2 5 का भी, ये 54, ठीक है। तो ये जो क्या हो रहा है कि ये अगर हम बात करते हैं कि 54%, यानी ये जो यदि ए जो है वो 500 में 270 अंक मिलता है तो ये 54% प्राप्त करता है, ठीक है। तो 54% जो है वो आप देख सकते हो 90% के बराबर है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि यह कितना होगा। यानी कि अगर हम बात कर लें कि 90%, यानी ये आप कर सकते हो, ये अगर आप नहीं भी करेंगे तो आप दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि यही 90% जो है 90 किसके बराबर है, 270 के बराबर। तो 100 कितने के बराबर होगा, 100 कितने बराबर होगा, 270 इंटू, आप देखोगे 270 इंटू 100। अब ये 270 जो है आप कितने ये यही 90 जो है 270 के बराबर है, तो अब ये पूछ रहा है कि 270 यानी 500 में से 270 ये पाया है। तब इसकी अगर हम बात करें कि डी किस तरीके से मार्क्स पाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्या हो जाएगा। अब आप यहां से आप समझ सकते हैं ए बी सी और डी, ये 100 था, ये 80 था, ये 100 था, ये 90 था, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि यदि ए को 500 में 270 अंक मिलते हैं, ये कितने अंक मिलते हैं, 270 अंक मिल जाते हैं। तब अगर हम बात कर लें कि 270 अंक मिल जाते हैं, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे,
यह 270 अंक ये 500 में मिलते हैं, तो अब इसको डी को कितना मिलेगा, तो उसी के आधार पर डी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 90 किसके बराबर है, 90 जो है वो बराबर है 270 के, तो 100 कितने के बराबर होगा, 270 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100/90 और यह कितना हो जाएगा 300, यानी 300 का अब वो कितना हो जाएगा 300 में, यानी कि ए जो प्राप्त करेगा वो कितना 100 में कितना प्राप्त करेगा, ये 300 में, और 300 में 500 का कितना होगा, कितना परसेंट, यानी 500 का अगर हम बात करें तो 100/500 और ये हो जाएगा आपका ये 60%, यानी बी का जो क्या हो गया, डी का क्या हो जाएगा वो 60% होगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो आप। तो ए, अब थोड़ा सा इजी मेथड्स में देख लें, ये हो गया 100, ये हो गया 80, ये हो गया 100 और ये हो गया 90, और इसमें आप देखोगे कि ये कितना है 270 नंबर पाता है, तो 270 में आपने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें 300 हो जाएगा, और ये 500 में 270 पाता है, तो 500 में 300 नंबर ये पाया, तो 300 जो होगा वो कितना परसेंट होगा इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 60%। अब उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि बी का कितना परसेंट, तो बी भी क्या हो जाएगा ये 60% प्राप्त करेगा। अब ए कितना होगा, ए जो कितना होगा तो ए का 3 यानी 240 होगा, और 240 इंटू 100/500, तो यह क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो कि, और ये 48% सी का होगा। तो अब देखो 60% किसका होगा, डी का होगा, 48% किसका होगा 48 का होगा, और बी का क्या होगा 60%, और ये इसका कितना परसेंट होगा, ये आप देखोगे कि 270 इसका होगा 54%। अब चीजें क्लियर हुआ। अब इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, यही है आपका, इस तरीके से आपको 3 मेथड्स मैंने बताया, आपको जो सुटेबल लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि ये रहा मैथमेटिक्स में परसेंटेज का दूसरा सीरीज, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इन केस किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे, आप ये देखेंगे कि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। मैथ्स आपके लिए इजी है, इजी था, इजी है और इजी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।